अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। काफ़ी दिन से मैंने कोई लेक्चर पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी भी थी। मैंने अभी स्टार्ट किया था बायोग्राफीज़ को अपलोड करना, जो कि मैंने बताया था कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब हम लोग थेरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन हम लोग बेसिक जो लिंग्विस्ट्स हैं उनको डिस्कस करने में वो लेक्चर्स जो है ना वो काफ़ी लंबे हो रहे थे, तो इस वजह से हमने इनको अलग किया। तो प्लानिंग के बाद जो सेकंड लिंग्विस्ट हैं जिनको मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, फर्डिनांड डी सॉसर हैं। ये एक बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं। अभी तो मैं इनके बारे में खैर कुछ नहीं बताऊँगी, आगे स्लाइड्स हैं वन बाय वन, काफ़ी स्लाइड्स हैं, ऑलमोस्ट 11 to 12 स्लाइड्स हैं इस लेक्चर की। तो उसमें हम इनके सारे जो वर्क हैं, इनकी लाइफ है, इनका जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सो जी फर्स्ट स्लाइड में हमेशा की तरह बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाता है। सॉसर वॉज बॉर्न इन जिनेवा इन 1857। यहाँ पे आपने इस तरह इसको याद रखना है कि 1857 की जंग हुई थी ना, तो तब डिसॉसर जो है ना वो पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था? जिनेवा में। इन 1870 ही बिगेन अटेंडिंग द इंस्टीट्यूशन मर्टेन इन जिनेवा। जिनेवा में मर्टेन के इंस्टीट्यूशन में इनको इसने अटेंड किया। देयर ही लिव्ड विद द फैमिली ऑफ अ क्लासमेट एली डेविड। क्लासमेट की फैमिली के साथ वो रहते थे, एली डेविड की। Graduating at the top of class, Cesar expected to continue his study at the Gymnase de Geneva, but his father decided he was not mature enough at 14 and a half and sent him to the College de Geneva instead. मतलब उन्होंने सोचा कि अभी ये छोटा है, इतना मच्योर नहीं है, तो इसको भी इधर पास ही रखना चाहिए। आफ्टर years of study, Latin, Ancient Greek, and Sanskrit are taking variety of courses at the University of Geneva. He commenced graduate work at the University of Leipzig in 1876, जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद उसको काफ़ी दुख भी था। उसने कंप्लेन भी की अपने फादर से कि ये मेरा एक टाइम वेस्ट हुआ है, कम्प्लीटली टाइम वेस्ट हुआ है, और उसने वहाँ पे कुछ इतना हाथ सीखा नहीं था। Sassar showed sign of considerable talent and intellectual ability as early as the age of 14. 2 years later, after graduating at 21, Sassar published a book entitled Dissertation on the Primitive Vowel System in Indo-European Languages. Wow, that's a big achievement at the age of 14, I think. तो इसमें जो बेसिक चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि उसने एज ऑफ 21 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग सबसे पहला क्या लिखा, एक डेजर्टेशन, यानी कि डेजर्टेशन कहते हैं थीसिस को, डेजर्टेशन ऑन द प्रिमिटिव वॉल सिस्टम इन इंडो यूरोपियन। ही स्टडीड फॉर अ ईयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन अंडर द प्रेविटिजेंट हेनरिक जिमर, विद whom he studied Celtic, and Hermann Ohlberg, with whom he continued his studies of Sanskrit। मतलब इसने बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सेंट हेनरिक जिमर के तहत 1 साल तक तालीम हासिल की, जिसके साथ इसने सेल्टिक की तालीम हासिल की, और बर्मन ओल्डनबर्ग इसके साथ इसने संस्कृत की तालीम जारी रखी। यानी कि इसने अर्ली एज में ही साथ साथ अपनी स्टडीज़ को जारी रखा। Then he returned to Leipzig to defend his doctoral dissertation De l'emploi du genitif absolu in Sanskrit, and was awarded his doctorate in February 1880. Soon he returned to the University of Paris, where he lectured on Sanskrit, Gothic, and Old High German, and occasionally other subjects, which is remarkable as he himself hardly published anything during his lifetime. Even his few scientific articles are not unproblematic. This, for example, his publication on Lithuanian phonetics is mostly taken from studies by the Lithuanian researcher Friedrich Kerchet, with whom Saussure traveled through Lithuania in August 1880 for 2 weeks, and whose German books Saussure had read. Saussure, who had studied some basic grammar of Lithuanian in Leipzig for 1 semester but was unable to speak the language, was as dependent on Kerchet। हाँ जी। तो उसने क्या, उसकी अपनी लाइफ में कोई भी उसका आर्टिकल नहीं छपा था। जो है भी थे वो भी उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और उसने इवन जब एक सेमेस्टर में पढ़ाया भी, या फिर वो जो उसने लिथुआनियन ग्रामर पे काम भी किया इतना, लेकिन उसके बावजूद उसको वो लैंग्वेज नहीं आती थी। Saussure taught at the École
Pretides Horts Etudes for 11 years, during which he was named Chevalier de la Reine or d'Honneur, Knight of the Legion ऑफ ऑनर। यानी उसने एकोल प्रटीक डिस हेटलस एटिडॉस में 11 साल तक पढ़ाया, जिसके दौरान इसे शेवेलियर डी लॉ ऑनर यानी नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर का नाम दिया गया था। When offered a professorship in Geneva in 1892, he returned to Switzerland. Saussure lectured on Sanskrit and Indo-European at the University of Geneva for the remainder of his life. It was not until 1907 that Saussure began teaching the course of general linguistics, which he would offer 3 times, ending in the summer of 1911. Wow. Saussure attempted at various times in the 1880 and 1890s to write a book on general linguistics matter. His lecture about important principle of language description in Geneva between 1907 and 1911 were collected and published by his pupil posthumously in the famous in 1916। यानी कि उसने अपनी लाइफ में कोई बुक भी पब्लिश नहीं करवाई थी, उसके स्टूडेंट्स थे 2 जिन्होंने इसके लेक्चर्स को जमा किया और जमा करने के बाद उन्होंने इसकी एक बुक पब्लिश करवाई। वो वर्क पब्लिश इन हिज लाइफ टाइम इंक्लूड्स 2 monographs and a few dozen of papers and notes, all of them collected in a volume of some 600 pages published in 1922। मतलब उसकी लाइफ में जो हुए थे वो कुछ पेपर्स थे और सारा, लेकिन जो उसकी बुक आई थी ना लैंग्वेज जनरल लिंग्विस्टिक्स की, वो इसके स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाई थी अपने इसके आफ्टर डेथ। जो भी वो पढ़ाता था क्लास में वो सारे नोट्स उन्होंने जमा किए, उसकी सारी थेरीज को कलेक्ट किया और उसको एक बुक की शक्ल दे दी। Saussure did not publish anything of his work and ancient poetic, even if he had filled more than 100 notebooks. Jane Stravinsky edited and presented material for them in 70s, and more has been published since then. Some of his manuscripts, including an unfinished essay discovered in 1996, were published in Writing in General Linguistics, but most of the material in it had already been published in English critical editions of the course in 1967 and 1974. Today, it is clear that course owes much to its so-called editors Charles Bailey and Albert Suchaya, and various details are difficult to track to Saussure himself or his manuscripts. Ferdinand de Saussure is acknowledged as a founder of modern linguistics and semiology, and as having laid the groundwork for structuralism and post-structuralism। यानी कि पेनेनी को अगर माना जाए फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स तो उसने स्टार्ट किया था, लेकिन वो एक 4, 5 या 6 सेंचुरी में। लेकिन ये जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है ना, वो de Saussure को कहा जाता है कि इसने जो ना मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद रखी थी। Saussure had a major impact on the development of linguistics during the first half of the 20th century was his notion becoming incorporated to the central tenets of structural linguistics. His main contribution to the structuralism was his theory of two-tiered reality about language. The first is the lingua, the abstract and invisible layer, while the second, the prose, refers to the actual speech that we hear in real life. This framework was later adopted Claude Lévi-Strauss, who was the two-tiered model to determine the reality of myths. His idea was that all myths have an underlying pattern which form the structure that makes them myths. These established the structuralist framework to literary criticism. आपने जो बात याद रखनी है उसमें यही कि जो फेर्डिनेंड डी सॉसर की थेरीज थी बेसिक, जो हमने भी डिस्कस की हैं, कुछ करनी है, आई थिंक वो मैंने लेक्चर पोस्ट कर दिया हुआ है एसएलए में। लिंग्विस्टिक साइंस आर आर्बिट्रेरी, उसके बाद सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक, लिंग्विस्टिक्स, लिंगुआ वाज प्रोल और स्ट्रक्चरलिज्म। ये 4 थेरीज इसकी बेसिक थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और इन्होंने एक एक मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद रखी थी। सो जो नेक्स्ट इज मोर अबाउट फेर्डिनेंड डी सॉसर। हिज फादर हेनरी लुइस फ्रेडरिक डी सॉसर वाज अ मिनरोलॉजिस्ट, एथमोलॉजिस्ट एंड टेक्सोनोमिस्ट, यानी मादनियात के माहिर, हर्शियात के माहिर, दर्जाबंदी के माहिर थे। हिज ब्रदर वाज अ लिंग्विस्ट एंड Esperantist René de Saussure and scholar of ancient Chinese
एस्ट्रोनॉमी लियोपोल्ड डी सॉसर। ओ माय गॉड, क्या इनकी प्रोनाउंसिएशन है। इसके भाई जो है वो माहिर लसानियात और एस्पेरेंटिस्ट और कदीम चीनी फल्कियात के स्कॉलर भी थे, मतलब काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी। हिज सन रेमोंड डी सॉसर वाज अ साइको एनालिस्ट, यानी वो माहिर नफ्सियात था उसका बेटा। ही डाइड इन 1930 इन वोफिल्स ली चिटाओ वोट, स्विट्ज़रलैंड में इनका इंतकाल हुआ था। तो जी ये थी आज इसकी फर्डिनेंड डी सॉसर के बेसिक पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थे। अगर आप इनकी जो थेरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिनका लेक्चर आई थिंक मैंने लिंग्विस्टिक्स में अपलोड कर भी दिया हुआ है या एसएलए में अपलोड किया है। एसएलए में भी इनका ज़िक्र आता है, लिंग्विस्टिक्स में भी इनका ज़िक्र आता है। तो जब माहिर लिंग्विस्ट हैं तो भी तो हर जगह ही ज़िक्र आएगा, तो इनका ज़िक्र करना, इनकी बायोग्राफी करना, अपलोड करना बहुत ज़रूरी था। सो आपको इनके बेसिक पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं भी आए तो आप लेक्चर को रोक के इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें और उनको पढ़ें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पढ़ते रहें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।